शोर से जारी है। आपको सीधे बोकारो लिए चलते हैं। बोकारो के गोमिया में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज अपना मोबाइल उठा करके देखो, उस पे लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज एप्पल का मोबाइल भी भारत में बन रहा है। 97% मोबाइल आज भारत में बन रहे हैं। 10 साल पहले आपके पास जिस गणेश भगवान को आप दीपावली में पूजते, लक्ष्मी माता को पूजते, वो लक्ष्मी माता और वो गणेश भगवान भी चीन से बनकर के आते थे, वो भी भारत में नहीं बनते थे। आज आपको खुशी होगी कि भारत टॉय मार्केट में, खिलौने बनाने में आज तीसरी सबसे बड़ा मार्केट बन गया और उस दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको बताना चाहता हूं कि दवाई बनाने में भारत ने एक्सपोर्ट में 138 गुना अपने आप को आगे बढ़ाया। 138 गुना। दुनिया में हम दुनिया की फार्मेसी बन गए हैं और दुनिया में सबसे सस्ती और असरदार दवा आज भारत बना रहा है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। इसलिए मित्रों, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हाईवेज, इंटरनेट, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 19 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 वर्षों में खर्च हुए हैं। 19 लाख करोड़ रुपए, और अब 10 लाख करोड़ रुपए आगे खर्च होने हैं। इस तरीके से काम चल रहा है। 50% नेशनल हाईवे ज्यादा बने हैं। 50%। 1,45,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। वंदे भारत ट्रेन, लगभग 61 ट्रेनें वंदे भारत की चल रही हैं और उसी तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया। मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि भारत की गरीबी, मैं नहीं बोल रहा हूं, नीति आयोग बोल रहा है कि भारत की गरीबी आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल करके मध्य इनकम के ग्रुप में आ गए। गरीबी की रेखा से वो निकल गए हैं। यानी 25 करोड़ लोग, 140 करोड़ के देश में 25 करोड़ के लोगों को गरीबी से निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये कैसे हुआ? ये कैसे संभव हुआ है? ये इसलिए संभव हुआ है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए आज कोई भूखा नहीं है, सबको भोजन की व्यवस्था दी जा रही है। और मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। 80 करोड़ में 2.6 लाख, यानी 2 करोड़ 6 लाख हमारे झारखंड की जनता है, जिनको 5 किलो गेहूं और या 5 किलो चावल मिल रहा है। और बोकारो में 13 लाख लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है। इसलिए कोई भूखा ना रहे, यह व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। आयुष्मान भारत में 55 करोड़ लोगों को, और उस 55 करोड़ लोगों में 28 लाख परिवार यहां झारखंड के हैं, जिनका मुफ्त इलाज के लिए, गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी की तरफ से हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जा रहा है। 5 लाख। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने जो है अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है, जनता को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। देवघर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहले ही भविष्यवाणी की थी कि 18 नवंबर से पहले पूरा संथाल परगना मोदीमय हो जाएगा और बीजेपी में हो जाएगा। यही बात साबित हो गई है। राजधनवार में निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन राय ने भाजपा का दामन थाम लिया है और भाजपा को समर्थन दे दिया है। जेएमएम एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। तो ये बड़ा बयान निशिकांत दुबे का। मैंने आपको बताया था कि 18 के पहले पूरा झारखंड मोदी में होगा, भाजपा में होगा।
और संथाल परगना में कोई लड़ाई नहीं दिखेगी। उसी का प्रतिफल जो है कल राजधनबार का जो है निरंजन राय जी हैं, इसके पहले सिद्धू कान्हू के वंशज बंडल मुर्मू जी हैं। और आप देखें संथाल परगना में केवल एक मिस्त्री सोरेन को छोड़ दें तो कहीं कोई सिग्निफिकेंट रेबल भारतीय जनता पार्टी का नहीं खड़ा हुआ। माननीय बाबूलाल जी का क्षेत्र है, बाबूलाल जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूलाल जी इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो खुद ही पीछे जो है संकोच में पीछे खड़े थे, तो मैंने उनको पकड़ा और उनको मैंने आगे कर दिया। तो वही मैंने जेएमएम को कहा कि संस्कार सीखो, पति पत्नी की पार्टी हो गई। माननीय सीता सोरेन जी की बेटियां दुर्गा सोरेन जी के मरने के बाद कैसे पढ़ेंगी, इसके बारे में कभी तुमने अंदाजा नहीं किया। आज तीनों बेटियां जवान हैं, शादी के लायक हैं, सभी की उम्र 28 साल, 29 साल, 30 साल है। आप उसके शादी के बारे में चिंता नहीं करते, तो जब अपने घर के बारे में चिंता नहीं करते हो तो समाज के बारे में क्या चिंता करोगे, संस्कार की क्या बात करोगे। यही मैंने ट्वीट किया। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया। दुमका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब तक बीजेपी है आदिवासियों का हक कोई छीन नहीं सकता है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि झारखंड में घुसपैठ नहीं है और इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। झारखंड के आदिवासियों की बेटियों को दूसरी, तीसरी, चौथे नंबर की पत्नी बनाते हैं, उनकी जमीन हड़प लेते हैं और इसके साथ साथ उनके साथ अन्याय, रोटी, बेटी और माटी की रक्षा इस हेमंत सोरेन नहीं कर सकते। उनको एक घुसपैठियों में अपना वोट बैंक दिखाई पड़ता है। मगर भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, आप एक बार भाजपा की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का काम। आपको बहुत डराते हैं शाह, मोदी। क्या डराते हैं? ये घुसपैठियों का मुद्दा बहुत बोलते हैं, ये डराकर कि घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा झारखंड। ये घुसपैठियां बहुत लोग आ रहे हैं। मैं मोदी जी को पूछता हूं, कहां से आ रहे? आना है तो बॉर्डर से ही आना ना। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? मोदी की है। होम मिनिस्टर कौन है? कौन है? शाह है। फिर आप दोनों क्या सो रहे हैं? घुसपैठिया अंदर आ रहे, हमको बोल रहे, और आपका काम क्या है? घुसपैठियों को रोकना है क्या हमारे सामने आके रोना है? मैं पूछता हूं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आदिवासी से हक छीनकर घुसपैठियों को देने की बात कांग्रेस कर रही है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं घुसपैठ के, वो 1951 से 2011 के बीच जनगणना के हैं, जिसमें संथाल क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या 16% कम हो गई और मुसलमानों की जनसंख्या इसी कालखंड में 14% बढ़ गई। और उस समय 85% समय केंद्र में कांग्रेस की सरकारें थी और बीएसएफ भी इन्हीं के नियंत्रण में होता था। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो घुसपैठियों को आप डिनाई कर रहे हैं, तो एक बार अपने प्रभारी मीर साहब के भी उस बयान को सुन लीजिए, जिसमें वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों से उनका हक छीनकर सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो घुसपैठियों को दिया जाएगा। 450 रुपए में घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं मीर साहब। और साहिबगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अजहर इस्लाम के काफिले पर बम से हमला कर दिया गया है। हालांकि इसे बाल बाल बचे हैं 800 उम्मीदवार अजहर इस्लाम। इस हमले से प्रत्याशी अजहर इस्लाम की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना साहिबगंज जिले के कोटाल पोखर के विजयपुर गांव के पास की बताई जा रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रत्याशी पर हुए हमले से उनके समर्थकों में गुस्सा और नाराजगी देखने को मिल रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस गाड़ी की, जिसमें देखिए गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। ये हमला आजसू उम्मीदवार पर किया गया था।
साहिबगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। इसमें अजहर इस्लाम बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। का काम हो सकता है और जगह तो जांच करनी चाहिए। अपना पदाधिकारी हम लोग जो पुलिस प्रशासन है इसका जांच करेंगे क्या है। थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी साहेबगंज जिला अंतर्गत कोटालपुकुर थाना अंतर्गत पाकुड़ विधानसभा के प्रत्याशी हैं, उनके गाड़ी के ऊपर कोई हमला किया है। उसी जांच में हम लोग आए हैं। यहाँ संबंधित थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपी सब मौजूद हैं। मैं भी यहाँ घटनास्थल पे आप देख रहे हैं आकर के देखा। प्राथमिकी दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और जो भी जांच में आएगा उसके आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है, कहना है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो का। जेएमएम पर हमला बोलते हुए बीजेपी ने कहा कि पहले चरण में जिस तरह कोल्हान में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है और ठीक उसी प्रकार संथाल में भी बेहतर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह समेत बीजेपी के स्टार प्रचारकों के दौरे का असर हो रहा है। पूरे झारखंड पूरा भाजपा में हो गया है और इस बार भी सेकंड फेज के चुनाव में भी माननीय जेपी नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे स्टार कैंपेनर माननीय योगी जी जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, झारखंड में उन्हें भरपूर झारखंड की जनता प्यार लुटा रही है। जामताड़ा में जेएमएम और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जेएमएम ने एक बार फिर से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल का टिकट काटकर माधव चंद्र महतो पर भरोसा जताया है। अब दोनों उम्मीदवार जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जनता के साथ है, इसलिए जनता मेरे साथ है, समझ रहे हैं। हम तो व्यक्तिगत स्वार्थ में नहीं ना है, हमको एमएलए और एमपी बनना होगा, ऐसा बात नहीं है। हम उनके साथ हैं, इसीलिए एमएलए भी बनते हैं उनका आशीर्वाद से, और लोग भी हमारे साथ रहते हैं। देखिए, जनता मन बना ली है इस बार बीजेपी को जिताने के लिए। सरकार बीजेपी की बन रही है, विपक्ष तो रहेगा ही, राजनीति में विपक्ष रहता है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि जब मनुष्य जोर लगाता है तो पत्थर पानी हो जाता है। विपक्ष कोई मायने नहीं रखता है। नाला विधानसभा बीजेपी का विधानसभा है और इस बार निश्चित तौर पर जनता और कार्यकर्ता की गाढ़ी मेहनत से ये सीट हम लोग इस बार जीत रहे हैं। और अब आपको जमशेदपुर लेकर चलते हैं, जहां बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज को स्ट्रांग रूम बना दिया गया है, जहां 6 विधानसभा का ईवीएम और वीवीपैट रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पैरामिलिट्री के हवाले है। साथ ही स्ट्रांग रूम के सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। कभी भी कोई प्रत्याशी या फिर उनका प्रतिनिधि सीसीटीवी की स्थिति को देख सकता है। दिन में कई बार जिला के डीसी अनन्य मित्तल एवं जिला के एसएसपी किशोर कौशल खुद स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करते हैं ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। उपलब्ध सुविधाओं को देखा गया, सीसीटीवी कैमरास, सभी मजिस्ट्रेट की तैनाती और साथ ही साथ वीडियोग्राफर्स इत्यादि सभी पुलिस पर्सनल को चेक किया गया। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के कैमरा को व्यू करने के लिए जिससे स्ट्रांग रूम दिखाई देता है, अलग से व्यवस्था करी गई है और बाकी सभी मजिस्ट्रेट्स को यहाँ पर तैनात किया गया है पुलिस के साथ। निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप अर्धसैनिक बल और जिला बल की फोर्सेस लगाई गई हैं। इनर पेरीमीटर में अर्धसैनिक बल की जो है मोर्चे लगाए गए हैं, जो न केवल स्ट्रांग रूम के चारों तरफ बल्कि स्ट्रांग रूम के अंदर भी सारे स्ट्रांग रूम को गार्ड कर रहे हैं। मांडू विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। यहां से कांग्रेस के जेपी पटेल को आजसू के निर्मल महतो आमने सामने हैं और दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार जेपी पटेल से बात की है न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान ने। के खाते में गई है, जबकि मांडू सीट यहां पर परंपरागत रूप से जेएमएम यहां से जीतती रही है और इस बार बीजेपी से जो विधायक थे इस बार वो कांग्रेस से यहां उम्मीदवार हैं जेपी भाई पटेल। उनसे हम जानते हैं, चूंकि 3 बार ये विधायक यहां से रह चुके हैं। और जितने लोग हैं जेएमएम का, महेश बाबू का, सीपीआई-एमएल का, सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। इस बार तो एनडीए एकजुट है। एनडीए से मैं भी चुनाव लड़ के देख चुका हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सांसद के चुनाव में 1.5 लाख वोट मिलता है, उसमें हम लोग सब दिलाए और वही फिर विधानसभा चुनाव में 50,000 पार करने में आफत। हमारे साथ मांडू से 3 बार विधायक रहे
और 2 बार ये जेएमएम से रहे हैं, 1 बार बीजेपी से रहे हैं। अब देखना होगा कि तीसरी बार जब ये कांग्रेस से आए हैं तो यहाँ पर मतदाता इन्हें कितना आशीर्वाद देते हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्र की जनता इसमें जो है प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। और आपको बता दें कि 38 विधानसभा क्षेत्र की जनता 528 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेगी। बेरमो विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जेएलकेएम उम्मीदवार जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं। 3 महीने पहले ही अस्तित्व में आई जेएलकेएम राज्य में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने राज्य की 81 सीटों में से 73 पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जयराम महतो 2 विधानसभा क्षेत्र डुमरी और बेरमो से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। स्थानीय नीति, रोजगार नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, विस्थापन, वही मुद्दे हमारे हैं जो मुद्दों के साथ हमने आंदोलन की शुरुआत की थी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रांची स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे कर झारखंड में गारंटियों का भ्रम फैला रही है। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में कर दिए। मेहरबानी करके उस तरह के हालात कम से कम झारखंड में मत होने। वहीं हेमंता बिस्वा शर्मा के मंगलवार को बजरंगबली की पूजा करने के लिए छुट्टी दिए जाने की मांग पर राजनीति अब तेज हो गई है। अब इस मामले पर राजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं राज्य में विकास की राजनीति करता हूं, इन बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। कोई ऐसी तर्क को मेरे सामने न लाओ जो मेरा सर्विस का हिस्सा नहीं है। मैं 25 साल से कभी भी इन चीजों पर नहीं किया। सुदेश महतो से काम की बात करो। अगर मेरे भाई ने अगर कुछ कहा है तो उनका जरूर कोई तर्क होगा। वो कोई ऐसा चाहते नहीं है कोई चीज के लिए बनाए, लेकिन ये विषय थोपा जा रहा है। कभी कभी विषय को थोपा जाता है। तुष्टिकरण के नाम पर राजनीति नहीं हो रही। आज सरकार डेवलपमेंट पर क्यों नहीं बात करती है? सरकार के मुखिया खड़ा होकर मैंने रोड, पुल, पुलिया या लोगों के लिए काम किया, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्यों एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए वो खाली खड़ा हो जाते हैं और उनको यह डर क्यों सताता है कि ये हमारा नुकसान करेगा? कोई नुकसान नहीं करे, किसी के लिए नुकसान नहीं है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सुदेश जी मेरा सब बात में हाँ बोले, मैं सुदेश जी का सब बात में हाँ बोले। तो हमारा बीच में कुछ इश्यू में डिफरेंस है, इसीलिए मैं उथरा तारीख आऊंगा। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस। आपको पता है मैं इतनी खुश तो बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। तापमान में कमी आने से अब लोगों को ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। जिले में कोहरा छाया हुआ है और मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है। इसी के साथ प्रदूषण की दोहरी मार इस वक्त लोगों को उठानी पड़ रही है। कई जिलों में AQI लेवल की अगर बात करें तो ये इसका स्तर 250 के पार जा पहुंचा है। और ऐसे में न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ठंड के साथ ही प्रदूषण की दोहरी मार से आप सभी बचें और इसके लिए एहतियात जरूर बरतें। तो बिहार में अब लोगों को ठंड का एहसास शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो 19 नवंबर से तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी और इसी के साथ ठंड पूरी तरह से दस्तक दे देगी। आज भी पटना में सुबह से ही धुंध छाई हुई है। धूप पूरी तरह खुलकर लोगों को अब दिख नहीं रही, उसका एहसास लोगों को नहीं हो रहा है। मौसम शुष्क होने की वजह से वायु प्रदूषण का असर भी बढ़ गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार में अब मौसम में परिवर्तन दिखने लगा है। राजधानी पटना हो या राज्य का कोई दूसरा जिला, लोगों को सुबह में अब ठंड का एहसास जो है वो होने लगा है। पटना के इस मौसम केंद्र विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिनों के बाद यानी 19 नवंबर से राज्य के अधिकांश जिलों में दिन में लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा। रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट भी दर्ज की जाएगी।
यानी 19 नवंबर से ठंड राज्य के लगभग सभी जिलों में दस्तक दे देगी। पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य के पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया में 1 या 2 स्थानों पर आज से कल तक अति घना कोहरा छाया रहेगा। आज सुबह से राजधानी पटना के अगर मौसम की आप बात कर लें तो देखिए भगवान भास्कर जो है, अगर कैमरा पर्सन दिखा पाए, भगवान भास्कर जो है वो पूरी तरीके से नहीं उदित हुए हैं और जो धुंध है उससे लग रहा है कि अब ठंड जो है धीरे धीरे अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करा रही है। तो 1-2 दिनों के बाद पूरी तरीके से मौसम जो है वो बदलेगा और लोगों को वाकई में ठंड जो है अपना जो है असर दिखाना शुरू कर देगा। एक और बात है कि जिस तरीके से हवा में धूल कण फैला हुआ है, राजधानी पटना हो या कोई जिला, तो वैसे में वायु प्रदूषण जो है वो भी बढ़ गया है। वायु प्रदूषण बढ़ने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार की अगर बात करें तो हाजीपुर सबसे प्रदूषित शहर रहा पूरे बिहार में। राजधानी पटना में भी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। मौसम शुष्क होना भी इसकी एक वजह माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो भागलपुर में लगातार ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता भी बिगड़ती दिखती है। भागलपुर में पिछले 1 सप्ताह से हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर स्थिति में बनी हुई है। जिले में AQI लेवल 300 के पार जा पहुंचा है। शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में हवा की स्थिति गंभीर नजर आती है। DM ऑफिस हो, कचहरी चौक हो, मायागंज में AQI लेवल 290 के पार दर्ज किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। जिले में 1 सप्ताह से हवा गंभीर स्थिति में बनी हुई है। वहीं अगर हम AQI लेवल की बात करें तो पिछले 1 सप्ताह से जिले में AQI लेवल 300 के पास पहुंच गया है, जो कि बेहद ही गंभीर स्थिति में माना जाता है। वहीं आज अगर हम बात करें तो शहर के कई इलाके, मायागंज में 292 और DM ऑफिस में 283 सहित कई ऐसे इलाके हैं शहरी क्षेत्र के जहां हवा की स्थिति जो है वो के प्रायोजक